नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 22 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इसके पहले हम शिक्षण विधियों के 21 पेपरों को हल कर चुके हैं। आपके शिक्षण विधियों के पूरे 100 टेस्ट करवाए जाएंगे। साथियों, यहाँ पर बहुत ही अच्छे और शानदार प्रश्न एग्जाम के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि रीट 2022 पात्रता परीक्षा और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। साथ ही 2nd और 1st ग्रेड के लिए भी बेहद उपयोगी है। तो लगातार तैयारी कीजिएगा और यहाँ पर मैं आपको लगातार तैयारी करवाने में बिल्कुल आपकी हेल्प जरूर करूंगा। हालांकि आपको सेल्फ स्टडी भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सिलेक्शन का आधार मार्गदर्शन और सेल्फ स्टडी, खुद की मेहनत, ये चीज़ें होती है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई दिनों बाद शिक्षण विधियों का पेपर आया है आपके, तो आपके पहला प्रश्न देखते हैं। व्याख्यात्मक रूप से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? चित्र खींचना, फील्ड भ्रमण, शामपट्ट का उपयोग और इनमें से सभी। तो देखो, चित्र खींचना भी गतिविधि है, शामपट्ट का उपयोग भी गतिविधि है। अब यहाँ पर कक्षा की बात की जा रही है साथियों, और फील्ड भ्रमण तो कक्षा से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर अब पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, तो विकल्पों को देखते हुए यहाँ पर कक्षा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं। प्रश्न आना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस में गतिविधि है? तो साथियों, फील्ड भ्रमण भी गतिविधि है, चित्र खींचना भी गतिविधि है, शामपट्ट का उपयोग भी गतिविधि है। इनमें से सभी चौथा विकल्प इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 1 में सही हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 2। अच्छी तरह से समझिए दूसरे प्रश्न को। ये रहा आपके प्रश्न नंबर 2। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है और दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो फिर आपके प्रश्न नंबर 2 में आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है साथियों? दत्त कार्य जो हम बच्चों को देते हैं साथियों, गृह कार्य जिसको आप बोल सकते हो कि भाई आपको ये चीज घर पे करके लानी है। क्या हम इसलिए देते हैं कि जो छात्र है उस या फिर उस जो छात्र है उसके अभिभावक या फिर उसके भाई बहन उस कार्य को पूरा करेंगे? जी नहीं, एकमात्र तरीका आकलन का यही नहीं है, और भी तरीके होते हैं। तो पहला, तीसरा तो गलत हो जाता है। अब दूसरा या चौथा विकल्प साथियों, दूसरा या चौथा विकल्प में, हालांकि दूसरा विकल्प गलत नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट विकल्प है चौथा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, विचारों का निर्माण करने और उन्हें उपचारित करने का अवसर प्रदान करता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो साथियों, तीसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो व्याख्यान सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि नहीं हो सकती, ना ही श्रुतलेख हो सकती है साथियों। श्रुतलेख इसमें भी है, तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प यहाँ पर गलत हो जाता है। आपके प्रश्न संख्या 3 में जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। दोनों ही बाल केंद्रित चीजें हैं, दोनों में ही बालक एक दूसरे के विचारों को सुनता है, समझता है, विचारों का आदान प्रदान दोनों में होता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 4। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि में, स्वतः शोध विधि में, संश्लेषण विधि में और आगमन विधि में। साथियों, यहाँ पर अगर हम देखें, विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है ये आपके आगमन विधि में प्रयोग होता है, जबकि सामान्य से विशिष्ट का जो सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, ये आपके साथियों निगमन विधि में होता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। पांचवा प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है। प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? 4 सोपान,
3 सोपान, 8 सोपान और 6 सोपान। तो साथियों प्रयोजना विधि जिसके जनक है किलपेट्रिक, और ये जो विधि है किलपेट्रिक की, ये जॉन ड्यूवी की जो विचारधारा थी करके सीखना, उस पर आधारित विधि है। मतलब इसमें बालक करके सीखता है, बाल केंद्रित विधि है, और इसके कुल सोपानों की संख्या होती है 6 साथियों, जिसमें अंतिम सोपान होता है लेखा जोखा करना, मतलब आलेखन करना। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 6 है, अच्छे प्रश्न पत्र की क्या विशेषता है? वेधता, विश्वसनीयता, एक व दो दोनों, और व्यापकता व विस्तृत। साथियों जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है वो वेद भी होता है। वेद का मतलब जिस उद्देश्य के लिए प्रश्न पत्र बनाया गया है उसकी पूर्ति करने वाला। विश्वसनीय भी होता है, मतलब यहाँ पर पहला व दूसरा दोनों ही विकल्प सही हो रहे हैं। व्यापकता और विस्तृत यही विकल्प है एक ही। तो इस प्रकार यहाँ आपके जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 6 में वो सही रहेगा साथियों, विकल्पों को देखते हुए। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। तो चलिए 7वें प्रश्न। तो साथियों प्रश्न संख्या 7 है, ग्लोब है, दृश्य सामग्री है ग्लोब, श्रव्य सामग्री है ग्लोब, दृश्य श्रव्य सामग्री है ग्लोब, और इनमें से कोई भी नहीं। तो हम यहाँ इनमें से कोई भी नहीं वाला विकल्प हटा देते हैं। देखो दृश्य सामग्री मतलब जिसमें सिर्फ दिखाई देता है, दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, दो इंद्रिय क्रियाशील है, और श्रव्य सामग्री जिसमें सिर्फ सुनाई देता है। यहाँ पर ग्लोब में क्या हमें सुनाई देता है? जी नहीं, ग्लोब में सिर्फ हमें दिखाई देता है, और जिसमें सिर्फ दिखाई देता है उसको हम दृश्य सामग्री कहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो प्रश्न संख्या 8 पे हम आ चुके हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है? बुलेटिन बोर्ड, OHP, प्रतिमान और फ्लैनल बोर्ड। तो बताओ भाई प्रक्षेपित सामग्री दिए गए विकल्पों में से आपको कौन से विकल्प में दिख रही है? प्रक्षेपित सामग्री का मतलब होता है जिस सामग्री के माध्यम से कोई जो छोटा चित्र होता है उसको पर्दे के सहारे या दीवार के सहारे बड़ा करके दिखाया जाता है साथियों। तो ऐसा फ्लैनल बोर्ड में भी नहीं होता है, ना ही बुलेटिन बोर्ड में होता है। बुलेटिन बोर्ड में तो सूचना वगैरह लिखी जाती है। प्रतिमान में भी ऐसा नहीं होता है साथियों, ऐसा OHP में होता है। OHP एक प्रक्षेपित सामग्री है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको सिरो प्रक्षेपी यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरो प्रक्षेपी यंत्र भी कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9 है, ये देखिए प्रश्न संख्या 9 को, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि है यह एक सृजनात्मक विधि है। सृजनात्मक यहाँ पर इस प्रकार से सृजनात्मक लिखा जाता है, टाइपिंग मिस्टेक के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ साथियों। यह एक चयनात्मक विधि है और इनमें से सभी। तो बताओ जो पर्यावरण शिक्षा में हम समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते हैं, इसका गुण दिए गए विकल्पों में से आपको कौन सा लग रहा है? साथियों 9वें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है इनमें से सभी। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10, ये देखिए 10वें प्रश्न को, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर आधारित है, और शिक्षण विधि के सिद्धांत पर आधारित है। 10वें प्रश्न में सही आंसर कौन सा रहेगा? साथियों प्रश्न संख्या 10 में जो प्राथमिक स्तर यहाँ पर बात की जा रही है कक्षा 1 से 5 तक की। इसमें जो हम खेल विधि का प्रयोग करते हैं साथियों, ये किस पर आधारित होती है? तो प्रश्न संख्या 10 में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की जो खेल विधि है यह विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्योंकि विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं खेल विधि के माध्यम से बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि खेल में बालक की रुचि भी होती है, उसका शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, उसका विकास भी होता है, और साथ में आपसी भाईचारा भी बढ़ता है, और खेल खेल में बालक सीख जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 10 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 11, ये देखो 11वां प्रश्न, पर्यावरणीय अध्ययन में
शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना इसका मूल उद्देश्य है। बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव इसका मूल उद्देश्य है। सामाजिकरण को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। और टीम भावना को बढ़ाना इसका मूल उद्देश्य है। देखो, शैक्षणिक भ्रमण का मतलब होता है बच्चों को हम कहीं टूर पर ले जाते हैं, किसी ऐसे स्थान पर जो उनके काम वाला हो। काम वाला मतलब कि भाई जो उनके सिलेबस वगैरह में हो, जो या फिर जो उनसे जुड़ा हुआ हो, जिस चीज का नॉलेज उन्हें होना चाहिए। तो साथियों, जो शैक्षणिक भ्रमण है इसका मूल उद्देश्य होता है बच्चों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव करना, क्योंकि बालक उस स्थान पे जाएंगे, चीजों को देखेंगे प्रत्यक्ष रूप से, तो वो चीज स्थायी हो जाएगी। अतः विकल्प नंबर जो 2 है, प्रत्यक्ष अनुभव, यही आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 पर। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 12। साथियों, 12वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? देखो विकल्प, समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित और छात्र केंद्रित। देखो, बाल केंद्रित का मतलब जिसमें बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है और बालक लगभग वहां पर सक्रिय रहकर सीखता है, ठीक है, वो बाल केंद्रित विधि होती है। तो बाल केंद्रित मतलब छात्र केंद्रित और बाल केंद्रित दोनों एक ही चीज है। शिक्षार्थी केंद्रित भी इसको कह सकते हैं साथियों। अब समुदाय केंद्रित या अध्येता केंद्रित, तो अध्येता केंद्रित का मतलब भी होता है बाल केंद्रित, क्योंकि अध्येता का मतलब बालक से लिया जाता है साथियों। तो तीसरा, चौथा और दूसरा विकल्प तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण है। अतः दिए गए विकल्पों के अनुसार फिर हम समुदाय केंद्रित को सही करेंगे। विकल्प नंबर 1 सही है, हालांकि यहाँ शिक्षक केंद्रित होना चाहिए विकल्प में। हालांकि शिक्षक केंद्रित नहीं होने के बाद भी हम पहले विकल्प पे जाएंगे, भले ही इस प्रश्न पे बोनस मिल जाए। अगर शिक्षक केंद्रित होता तो बोनस की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन यहाँ पर समुदाय केंद्रित है, तो हो सकता है कि इस प्रश्न पे आपको मेन एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो बोनस मिल जाए, बट समुदाय यही विकल्प होना चाहिए, ठीक है। तो विकल्प नंबर 1 हम प्रश्न नंबर 12 में सही करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 पर। 13वां प्रश्न देखेंगे, TLM का अर्थ निम्न में से क्या है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो देखो, TLM का उपयोग हम छात्रों को सिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसको शिक्षण सहायक सामग्री भी कहा जाता है साथियों, जिसको शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री। विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 13 में सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 14। लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है? तो बताओ प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? साथियों, 14वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, लिखित भाषा का प्रयोग हम सिर्फ प्रतिवेदन के लिए ही करते हैं क्या? क्या और चीज नहीं होती है लिखित में? तो होती है और चीजें भी, तो ये गलत हो गया। कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है क्या? जी नहीं। क्या कार्यालय कार्यों के लिए किया तो जाता है, लेकिन कार्यालयों के लिए ही किया जाता है, अन्य के लिए नहीं किया जाता, ऐसा ये कह रहा है। तो फिर ये भी गलत हो गया साथियों। तीसरा विकल्प आपका इस प्रश्न में सही है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चौथा विकल्प यहाँ कह रहा है केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है, लेकिन केवल साहित्य सर्जन के लिए नहीं किया जाता। तो चौथा विकल्प गलत है, दूसरा विकल्प गलत है, पहला विकल्प गलत है। ओनली तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न 14 में सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो आपके 15वां प्रश्न है, ये देखो 15वें प्रश्न को, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिले, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता हो और अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो। तो साथियों, प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? तो देखो, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो, ये समृद्ध भाषाई परिवेश नहीं कहलाएगा।
एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, शब्दकोश से ही काम नहीं चलेगा, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा या पहला, तो साथियों पहले और दूसरे विकल्प को अगर हम देखें तुलनात्मक तरीके से तो आपके दूसरा विकल्प ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें बालक को बोलने का, सुनने का, पढ़ने का और लिखने का अधिक से अधिक अवसर मिल रहा है, इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही होगा। 15वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। 16वां प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या 16 है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति करना और बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो देखो, मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि भाई खुद के विचारों को बाहरी रूप से वो बोल रहा है, लेकिन कौन सा तरीका यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का सही अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। देखो, बातचीत में बालक सक्रिय भागीदारी निभा करके उस चीज को बोल रहा है, तो बिल्कुल ये मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। बच्चा खुद की कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति दे रहा है, तो उससे भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, कहानी सुनकर जैसे कि तैसे कहानी दोहराना, तो यहाँ पर साथियों उसमें चेंजेस क्या हुआ, उसमें खुद के अनुभव कहाँ, खुद के विचार कहाँ निकले। अतः ये जो दूसरा विकल्प है ये बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास को सही रूप से सही अर्थ प्रकट नहीं कर रहा है। सेकंड विकल्प 16वें प्रश्न में सही होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, ये देखो प्रश्न नंबर 17। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है बालक को, और जेल नहीं खेल है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो देखो, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है साथियों? प्रश्न संख्या 17 पहला विकल्प कह रहा है कि कम श्रम करना पड़ता है। क्या कम श्रम करना पड़ता है इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है? जी नहीं, गलत है ये आपको। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सही लग रहा है। आनंद आता है, क्या इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नहीं। और खेल से शारीरिक विकास होता है। साथियों, यहाँ पर भाषा शिक्षण की बात की जा रही है, अतः यहाँ चौथा नहीं बल्कि दूसरा विकल्प सही होगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। 18वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य कौन सा नहीं है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करना और प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखो, पाठ के अंत में जब पाठ पूरा होता है तो उसके लास्ट में अभ्यास और गतिविधियां दे रखी होती है। अभ्यास और गतिविधियां साथियों, इससे भाषा का विस्तार भी होता है, ये भी इसका उद्देश्य है। बालक की सृजनात्मकता में वृद्धि होगी, ये भी इसका उद्देश्य है। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर मिलेंगे, ये भी इसका उद्देश्य है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना साथियों, प्रश्नों के उत्तर याद करवाना सिर्फ ज्ञानात्मक विकास है उसका, ठीक है, एक तरह से किताबी ज्ञान है सिर्फ वो चीज। अतः यहाँ चौथा विकल्प यहाँ पर इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 18 में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। साथियों 19वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19 क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखो। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं और भाषा में कमजोर होते हैं। तो भाई हम यूं नहीं कह सकते कि बच्चे प्रारंभ से ही भाषा में कमजोर होते हैं, ये तो नेगेटिव हो गया ना उनके लिए, इसलिए ये गलत है। एक भाषिक या द्विभाषिक नहीं होते हैं साथियों, बल्कि बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। मतलब आप उनको जो भी भाषा सिखाना चाहते हो आप उनको सिखा सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 19 में, ये सही है, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। तो चलिए 20वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना और गृह कार्य की सामग्री जुटाना। देखो, प्रश्न संख्या 20 में वही इसके पहले हमने देखा था कि जो पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां दे रखी उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि जो अभ्यास और गतिविधियां पाठ के अंत में दे रखी है उसका उद्देश्य क्या है। साथियों यहाँ पर जो विकल्प सही है वो रहेगा बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति उसके माध्यम से दे सके। विकल्प 1 प्रश्न नंबर 20 में सही है। दूसरा विकल्प इसलिए गलत है क्या, क्योंकि सिर्फ व्यस्त रखने के लिए ही गतिविधियां नहीं दी जाती है, उनका कुछ उद्देश्य भी होता है। याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता कराना, साथियों याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अभिव्यक्ति के अवसर देना है, इसलिए ये गलत हो गया। और गृह कार्य की सामग्री जुटाना ये भी गलत है। ओनली विकल्प नंबर आपके 1 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्यों है भाई वर्जित? क्योंकि इससे समय का दुरुपयोग होता है। मौन पाठ से कविता शिक्षण में इससे छात्रों का अवधान बाधित हो जाता है। अवधान मतलब ध्यान केंद्रण। इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है और शिक्षण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। ऐसा है भाई। कविता शिक्षण किसके अंतर्गत आती है? पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है साथियों। और पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभूति, भावानुभूति और सौंदर्यानुभूति। ये पद्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प कौन सा है? तीसरा विकल्प। इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है, क्योंकि कविता बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कविता होना चाहिए सुर लय ताल यति गति के साथ में। साथियों मौन रहकर कविता नहीं पढ़ी जाती है, कविता नहीं बोली जाती है। अर्थात यहाँ जो तीसरा विकल्प है आपके 21वें प्रश्न में, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा करना और ये सभी। देखो उच्च प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, 8वीं तक के बच्चों की। तो मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करना है आपको, प्रतिक्रिया भी व्यक्त करनी चाहिए, प्रश्न भी पूछने चाहिए, परिचर्चा भी करनी चाहिए। अर्थात इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये सभी साथियों यही प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 23, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति से पढ़ना है ये ना, तीव्र गति से पढ़ना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना और किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। देखो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को समझकर पढ़ने मतलब उस चीज को समझ रहे हैं पढ़ने के साथ साथ में। तो तीव्र गति से पढ़ने में समझना नहीं हो रहा है, शुद्ध उच्चारण में भी यहाँ पर समझना नहीं स्पष्ट है, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना और सामग्री का निहितार्थ समझना। दोनों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 23 में? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। निहितार्थ मतलब आखिर उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। चौथा विकल्प ही बेस्ट आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 23 में। अब 24वां प्रश्न देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 24, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कम से कम 1 लाइक और 1 शेयर जरूर करिएगा साथियों। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो रहे हैं टोटल, और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करिएगा। 24वां प्रश्न कह रहा है, सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, वह सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, वह समय नष्ट कर रही है और बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो साथियों यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव तरीके से सोच करके उत्तर देना है। आपका जो सही उत्तर होगा, सुलेखा मान लो कोई टीचर है वो बच्चों के साथ बातचीत कर रही है तो वो भाषा अर्जित करने के लिए बच्चों को क्या दे रही है? परिवेश दे रही है। चौथा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 25वां और अंतिम प्रश्न, इसके बाद में कल आपके अगला टेस्ट आ जाएगा साथियों शिक्षण विधियों का। भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक होते हैं और अंतः संबंधित होते हैं। तो 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो भाषा के आधारभूत कौशल होते हैं साथियों, ये सर्वथा पृथक तो नहीं होते हैं। दूसरा, पहला या चौथा अगर क्रमबद्ध रूप से चलते हैं और अंतः संबंधित होते हैं, दोनों ही चीज विकल्प में दे रखी है, तो आपको क्रमबद्ध रूप से वाला नहीं बल्कि अंतः संबंधित वाला सही करना है। भाषा के आधारभूत कौशल अंतः संबंधित होते हैं।
चौथा विकल्प 25वें प्रश्न में सही है। अगर अंतः संबंधित वाला विकल्प नहीं है तो क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, इसको सही करना है। लेकिन दोनों हैं तो अंतः संबंधित वाले को सही करना है। विकल्प नंबर आपका 4 है, सही है प्रश्न नंबर 25 में। ये टेस्ट पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।